गुड मॉर्निंग। सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना संपूर्णतः न्यायोचित है क्या? तो ये सब लिमिटेशन ध्यान रखिए। प्रीसाईएस की ओर से आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। प्रीसाईएस का मूल मंत्र है फॉर द आईएएस बाय द आईएएस, दैट इज प्रीसाईएस। ये इंस्टीट्यूट, ये कोचिंग सेंटर आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जा रही है। इसको ज्वाइन करें। जो इकलौती कोचिंग है पूरे देश में जो आईएएस ऑफिसर्स इसको हेड कर रहे हैं एज ए फैकल्टी, एज ए फाउंडर। मैं खुद सीएल सा इसका फाउंडर और फैकल्टी के रूप में आपके बीच हूँ। हमारे साथ चलिए और अपनी सफलता की गारंटी सुनिश्चित करिए। द न्यूज़, द हिंदू न्यूज़, इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं डेली, और इस न्यूज़ को हम ऐसे यूज करना सिखाते हैं आपको कि इसको कैसे एग्ज़ाम में आप यूज करिएगा, ख़ास तौर से मेंस एग्जामिनेशन में। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर अपडेट्स आपके पास नहीं रहेगा तो स्कोर जो है नहीं अच्छा आएगा। अगर 10 में उसे 8 नंबर मिलेगा आपको, अगर अच्छा अपडेट्स होने पे, तो अगर वो अपडेट्स नहीं है तो समझिए कि 3 या 4 नंबर देगा 10 में। तो सीधे आते हैं, न्यूज़ है सोलर एनर्जी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। ये इसलिए बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज़ है क्योंकि अभी तक हम लोग कार्बन क्रेडिट, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट की बात करते थे, जिससे जो है पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, और उस पॉल्यूशन की वजह से जो है क्लाइमेटिक चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब चीज़ें जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, जिससे कि मानव सभ्यता और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बड़ी चर्चा और बड़ी इस पे बहस हो रही है कि हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी और उस की ओर जाना चाहिए रेदर देन फॉसिल्स फ्यूल, जो कोल और फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं उसके उपयोग से। तो बात तो सही है कि सोलर एनर्जी के कुछ लाभ हैं, कुछ नुकसान है। तो ये चैप्टर इसलिए अच्छा लगा न्यूज़ कि बेस्ट ऑप्शन सोलर एनर्जी नहीं है देश के लिए, वो ये बता रहा है। और इसके लिए उसने रिकमेंड किया है कि सरकार को, भारत सरकार को हाइड्रो और कोल प्रोजेक्ट्स, यानी थर्मल पावर और हाइड्रो पावर जनरेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि ये सब में फ़र्क क्या है। फ़र्क कुछ नहीं है, जनरेशन कॉमन ही होता है। जनरेशन के लिए जनरेटर, जिसको आप देसी भाषा में गांव में कहते हैं, इसका सही नाम है अल्टरनेटर। लोग देसी भाषा में जनरेटर बोलते रहते हैं। तो जनरेटर बिजली पैदा करता है। ये आपका जनरेटर है, इसका रोटर होता है अंदर। अगर उस रोटर को आप घुमाएंगे तो यहाँ से जो है ये बिजली बना के दे देगा। कैसे बनाते हैं इस पर मत जाइएगा। अब बिजली बनाने का काम जनरेटर का है। अब जनरेटर या अल्टरनेटर जिसका नाम है, वो कैसे बिजली बनाएगा? जब उसको आप घुमाएंगे। अब इसको घुमाने के लिए जो है, या तो आप कोयला से पानी को उबालिए और उसके स्टीम से घुमाइए, या हाइड्रो में सीधे जो है पानी का फ्लो तेजी से इसके विंग्स पे डालिए। पर्पस है कि इसको घूमना चाहिए। तो चाहे आप थर्मल यानी कोयला जला के पानी को गर्म करिए, या हाइड्रो में सीधे पानी उसके विंग पे डाल के उसे घुमा दीजिए, तो जब ये घूमता है तो यहाँ से बिजली जनरेट होती है। अब इसमें एक प्रश्न, सबसे बड़ी जो बात इसमें छुपी हुई है वो ये छुपी हुई है कि कोल बेस्ड और हाइड्रो बेस्ड परियोजनाओं पे सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो प्रश्न बनेगा कि विद्युत उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी की सीमाओं का, की लिमिटेशंस का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि विद्युत का उत्पादन कोल पिट्स पे करके उसकी कॉस्ट को कैसे कम की जा सकती है। तो इसमें इस न्यूज़ के बहाने ये चीज़ आई है कि भाई ये बताइए,
आप यहाँ से माइनिंग करते हैं कोयले की, इसको ढो के आप यहाँ ले आते हैं, फिर यहाँ जो उसको जला के गर्म करके ये प्रक्रिया करते हैं। तो सजेशन ये है कि ये कोल पिट्स जो हैं यहीं पे क्यों नहीं जनरेशन कर देते हैं, बिजली बना देते हैं बजाय कोयला ढोने के। बात तो सही है। और इस बिजली को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो हाई वोल्टेज करके उसको यहाँ भेज दे। तो प्रश्न ये है कि क्या पिट हेड्स, कोयला जहां से निकलता है वहीं पे थर्मल पावर प्लांट लगा के वहीं पे कोयले को जला के स्टीम बना के उससे बिजली का उत्पादन वहीं करके और फिर उस बिजली को जहां भेजना भेज दीजिए। कोयला ढो के आप झारखंड से क्यों ले जाते हैं पंजाब में? उसका कॉस्ट लगता है ना, ट्रेन का, मालगाड़ी से जाता है, कितना लोडिंग अनलोडिंग। तो ये कह रहा है कि पिट पे अगर आप वहीं पे बिजली धनबाद में ही बना दीजिए और कोयला के बजाय पंजाब में वहीं से सप्लाई कर दीजिए, हाई वोल्टेज, लो करंट और हाई वोल्टेज करके स्टेप अप करके, तो ये ज़्यादा चीपर होगा रेदर देन कोयला ढो के आप ले जा रहे हैं। तो कोयला ढोने के बजाय बिजली ढोइए बाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तार जो बिछे होते हैं उससे। तो एक प्रश्न इसमें यह है कि पिट हेड पे बिजली का उत्पादन करना कोयला ढोने की तुलना में कम है, तो ये अच्छी बात है। तो दूसरा इसमें जो है सोलर एनर्जी के अगेंस्ट, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि ट्रांसमिशन कॉस्ट जो हमने बताया वो कोल की तुलना में कम आएगा अगर आप बिजली ढोते हैं रेदर देन कोयला ढोने की। दूसरा है कि अगर ये क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी वाला, इसमें जो है फोटोवोल्टिक सेल होता है, उसकी लाइफ है, हर चीज़ की लाइफ है। ये प्लेट्स जो आप देख रहे हैं इसकी भी 30 साल लाइफ होती है। तो जब ये अपनी लाइफ पूरी करेगा तो दुनिया में 78 मिलियन टन उम्मीद है कि वेस्टेज जनरेट करेगा 2050 तक। अब आप सोचिए 78 मिलियन टन कितना बड़ा अमाउंट है। 78 मिलियन टन का मतलब अनुमान लगा लीजिए कि 78 मालगाड़ी रोज 365 दिन चलेगी तो 78 मिलियन टन होगा। अब आप सोचिए कितना वॉल्यूम हो गया। तो दूसरा जो इसमें लॉजिक है कि सोलर एनर्जी की ये दूसरा नुकसान है कि इसका वेस्ट जो है इतना ज़्यादा जनरेट होगा कि आप उसको हैंडल करने के लिए एक अलग समस्या है। तो 2 पॉइंट हो गया कि सोलर एनर्जी के अगेंस्ट। आगे चलिए, इसमें दिया हुआ है कि अमेरिका और चाइना में जो जनरेशन होता है वो मैक्सिमम 80-90% जो है इसी से होता है, क्या नाम है, फॉसिल से। और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका हमने अभी पूरा यूज नहीं किया। देखिए यहाँ पे है, ये डाटा आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। कह रहा है देयर सिम्स टू बी कंपटीशन एक्ट बाई द वेस्ट between India and China as to who does more renewable energy. We can do more renewable energy in large hydro, which is both low carbon and least cost. आप हाइड्रो की तरफ क्यों नहीं बढ़ते जो कार्बन एमिशन होता ही नहीं पानी से? इंडिया हैज यूटिलाइज अबाउट 15% ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल, यानी सोचिए कि 85% पोटेंशियल अभी अनटैप्ड है, वर्जिन है। आप इस डाटा को यूज करिए। उसके बाद कह रहा है कि यूएस एंड यूरोप जो है 90% और 98% अपने पोटेंशियल यूज कर चुके हैं हाइड्रो में। तो आप क्यों नहीं इसको बढ़ाते जो बिल्कुल कार्बन एमिशन और कार्बन क्रेडिट और ये सब चीज़ें जो है पैदा नहीं करती। तो इसके सपोर्ट में पहला तो जो हमने बताया कि पिट बेस्ड जनरेशन कराइए, क्या जरूरत है कोयला ढोने का। दूसरा हमने बताया कि वेस्टेज, वो जो फोटोवोल्टिक सेल और प्लेटें जो हैं ये सब जो वेस्टेज होंगे उसका साइज इतना बड़ा है कि उसको हैंडल करने एक अपने में समस्या है। तीसरा, भारत के पास हाइड्रो की जितनी संभावनाएं हैं उसका कह रहा है कि 15% ही अभी तक
हम यूज कर पाए हैं, जबकि अमेरिका और यूएस जो है 90 और 98% तक यूज किया है। तो ये जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण और बड़ी जो है वाइब्रेंट खबर है, जो जनरली लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप जो है इसको याद रखिए, और जहाँ कहीं भी क्लाइमेट चेंज की बात हो वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को लेके, कि सोलर एनर्जी में कार्बन उत्सर्जन एमिशन नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस जब लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट आपके काम आ जाएगा। ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन, द कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन in terms of death due to particle PM 2.5 pollution. Implicitly, they agreed not to consider the greenhouse gas cost of coal because of it's a global issue, but want to include the particulate emission cost of carbon, which is a local issue. तो सीधा सीधा ये न्यूज ये बताना चाह रहा है कि आपको जो है सोलर एनर्जी को आंख बंद करके यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशन है, और उसका क्या उपाय है, अल्टरनेटिव है, वो हमने आपको बताया कि समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बहुत है, प्लेट की कॉस्ट, उसके लगाने की कॉस्ट, उसकी लैंड की कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो आंख बंद करके जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज मत करिए। कार्बन उत्सर्जन कम करना है, नहीं करना है, तो आप हाइड्रो की तरफ जाइए भारत को, जहाँ पे अभी 85% पोटेंशियल अनटैप्ड है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनेगा और पक्का बनेगा, और प्रीमियम मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क्या सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना संपूर्णतः न्यायोचित है क्या। तो ये सब लिमिटेशन ध्यान रखिए।